मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का भाग 35। रुदन में कितना उल्लास, कितनी शांति, कितना बल है, जो कभी एकांत में बैठकर किसी की स्मृति में, किसी के वियोग में सिसक सिसक कर और बिलक बिलक कर नहीं रोया, वह जीवन के ऐसे सुख से वंचित है जिस पर सैकड़ों हंसियां न्यौछावर है। उस मीठी वेदना का आनंद उन्हीं से पूछो जिन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। हंसी के बाद मन खिकै हो जाता है, आत्मा क्षुब्ध हो जाती है, मानो हम थक गए हों, पराभूत हो गए हों। रुदन के पश्चात एक नवीन स्फूर्ति, एक नवीन जीवन, एक नवीन उत्साह का अनुभव होता है। जालपा के पास प्रजामित्र कार्यालय का पत्र पहुंचा तो उसे पढ़कर वह रो पड़ी। पत्र एक हाथ में लिए दूसरे हाथ से चौखट पकड़े वह खूब रोई। क्या सोचकर रोई वह कौन कह सकता है। कदाचित अपने उपाय की इस आशातीत सफलता ने उसकी आत्मा को विवल कर दिया, आनंद की उस गहराई पर पहुंचा दिया जहां पानी है, या उस ऊंचाई पर जहां उष्णता हिम बन जाती है। आज 6 महीने के बाद यह सुख संवाद मिला। इतने दिनों वह छलमयी आशा और कठोर दुराशा का खिलौना बनी रही। आह, कितनी बार उसके मन में तरंग उठी कि इस जीवन का क्यों नहीं मैं अंत कर दूं। कहीं मैंने सचमुच प्राण त्याग दिए होते तो उनके दर्शन भी नहीं पाती। पर उनका यह कितना कठोर है। 6 महीने से वहां बैठे हैं, एक पत्र भी नहीं लिखा, खबर तक नहीं ली। आखिर यही ना समझ लिया होगा कि बहुत होगा, रो रो कर मर जाएगी। उन्होंने मेरी परवाही कब की। 10-20 रुपए तो आदमी यार दोस्तों पर भी खर्च देता, पर प्रेम नहीं है। प्रेम हृदय की वस्तु है, रुपए की नहीं। जब तक रमा का कुछ पता नहीं था, जालपा सारा इल्जाम अपने सर रखती थी, पर आज उनका पता पाते ही उसका मन अकस्मात कठोर हो गया। तरह तरह के शिकवे पैदा होने लगे। वहां क्या समझ कर बैठे है, इसीलिए तो कि वह स्वाधीन है, आजाद है, किसी की दया नहीं खाते या किसी का दिया भी नहीं खाते। इसी तरह मैं कहीं बिना कहे सुने चली जाती तो वह मेरे साथ किस तरह पेश आते। शायद तलवार लेकर गर्दन पर सवार हो जाते या जिंदगी भर मुंह नहीं देखते। वहीं खड़े खड़े जालपा ने मन ही मन शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। सहसा रमेश बाबू ने द्वार पर पुकारा, गोपी, गोपी, गोपी जरा इधर आना। मुंशी जी ने अपने कमरे में पड़े पड़े कराह कर कहा, कौन है भाई, कमरे में आ जाओ। अरे आप है रमेश बाबू? बाबूजी, मैं तो मरकर जिया हूं। बस यही समझिए कि नई जिंदगी हुई। कोई आशा ही नहीं थी, कोई आगे न कोई पीछे, दोनों लौंडे आवारा है। मैं मरूं या जीऊं, उनसे इन्हें मतलब ही नहीं। उनकी माँ को तो मेरी सूरत देखते हुए भी डर लगता है। बस बेचारी बहू ने मेरी जान बचाई, वो न होती तो अब तक चला गया होता। रमेश बाबू ने कृत्रिम संवेदना दिखाते हुए कहा, आप इतने बीमार हो गए और मुझे खबर तक नहीं हुई। मेरे यहां रहते आपको इतना कष्ट हुआ, बहू ने भी मुझे एक पुर्जा भी नहीं लिखा। छुट्टी लेनी पड़ी होगी। मुंशी जी बोले, छुट्टी के लिए दरख्वास्त तो भेज दी थी, मगर साहब मैंने डॉक्टरी सर्टिफिकेट नहीं भेजी। 16 रुपए किसके घर से लाता। एक दिन सिविल सर्जन के पास गया, मगर उन्होंने चिट्ठी लिखने से इनकार कर दिया। आप तो जानते हैं वह बिना फीस लिए बात ही नहीं करते। मैं चला आया और दरख्वास्त भेज दी। मालूम नहीं मंजूर हुई या नहीं। ये तो डॉक्टरों का हाल है। देख रहे हैं कि आदमी मर रहा है, पर बिना भेंट लिए कदम न उठावेंगे। रमेश बाबू ने चिंतित होकर कहा, यह तो आपने बुरी खबर सुनाई, मगर आपकी छुट्टी नामंजूर हुई तो क्या होगा। मुंशी जी ने माथा ठोक कर कहा, होगा क्या, घर बैठ रहूंगा।
साहब पूछेंगे तो साफ कह दूंगा, मैं सर्जन के पास गया था, उसने छुट्टी नहीं दी। आखिर इन्हें क्यों सरकार ने नौकर रखा है? महज कुर्सी की शोभा बढ़ाने के लिए? मुझे डिसमिस हो जाना मंजूर है, पर सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। लौंडे गायब है, आपके लिए पान तक लाने वाला कोई नहीं। क्या करूं? रमेश ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे लिए आप तकल्लुफ न करें। मैं आज पान खाने नहीं, भर पेट मिठाई खाने आया हूं। जालपा को पुकार कर उसने बोला, बहूजी, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूं, मिठाई मंगवा लो। जालपा ने पान की तश्तरी उनके सामने रखकर कहा, पहले वह खबर सुनाइए। शायद आप जिस खबर को नई नई समझ रहे हो वो पुरानी हो गई हो। रमेश बोले, जी कहीं हो ना, रमानाथ का पता चल गया, कलकत्ता में है। जालपा बोली, मुझे पहले ही मालूम हो चुका है। मुंशी जी झपट कर उठ बैठे। उनका ज्वर मानो भागकर उत्सुकता की आड़ में जा छिपा। रमेश का हाथ पकड़कर बोले, मालूम हो गया कलकत्ता में है? कोई खत आया था क्या? रमेश ने कहा, खत नहीं था, एक पुलिस इंक्वायरी आई थी। मैंने तो कह दिया, उन पर किसी तरह का इल्जाम नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ बहूजी? जालपा ने अपनी स्कीम बयान की। प्रजामित्र कार्यालय का पत्र भी दिखाया। पत्र के साथ रुपयों की एक रसीद थी जिस पर रमा का हस्ताक्षर था। रमेश बोला, दस्तखत तो रमा बाबू का है, बिल्कुल साफ धोखा हो ही नहीं सकता। मान गया बहूजी तुम्हें। वाह, क्या हिकमत निकाली है। हम सबके कान काट लिए, किसी को ना सूझी। अब अब तो सोचते हैं तो मालूम होता है कितनी आसान बात थी। किसी को जाना चाहिए जो बच्चा को पकड़कर घसीट कर ले आए। यह बातचीत हो रही थी कि रतन आ पहुंची। जालपा उसे देखते ही वहां से निकली और उसके गले लिपट कर बोली, बहन, कलकत्ता से पत्र आ गया, वही है। रतन बोली, मेरे सर के कसम? जालपा बोली, हाँ हाँ सच कहती हूं, खत देखो ना। रतन बोली, तो आज ही चली जाओ। जालपा ने कहा, यही तो मैं भी सोच रही हूं, तुम चलोगी मेरे साथ? रतन ने कहा, चलने को तो मैं तैयार हूं, लेकिन अकेला घर किस पर छोड़ूं? बहन, मुझे मणिभूषण पर कुछ शुबा होने लगा है, कुछ शक सा हो रहा है। उसकी नीयत अच्छी नहीं मालूम होती। बैंक में 20,000 रुपए से कम नहीं थे, सब न जाने कहां उड़ा दिए। कहता है क्रियाकर्म में खर्च हो गए। हिसाब मांगती हूं तो आंखें दिखाता है। दफ्तर की कुंजी अपने पास रखे हुए है, मांगती हूं तो टाल जाता है। मेरे साथ कोई कानूनी चाल चल रहा है। डरती हूं मैं उधार जाऊं, इधर वह सब कुछ ले देकर चलता बने। बंगले के ग्राहक आ रहे हैं। मैं भी सोचती हूँ गांव में जाकर शांति से पड़ी रहूं। बंगला बिक जाएगा तो नकद रुपए हाथ आ जाएंगे। मैं नहीं रहूंगी तो शायद ये रुपए मुझे देखने को भी नहीं मिले। गोपी को साथ लेकर आज ही चली जाओ, रुपए का इंतजाम मैं कर दूंगी। जालपा बोली, गोपीनाथ तो शायद नहीं जा सके, दादा की दवा दारू के लिए भी तो कोई चाहिए। रतन बोली, वो मैं कर दूंगी, मैं रोज सवेरे आ जाऊंगी और दवा देकर चली जाऊंगी, शाम को भी एक बार आ जाया करूंगी। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, और दिन? और पूरे दिन भर उनके पास बैठा कौन रहेगा? रतन बोली, मैं थोड़ी देर बैठी भी रहा करूंगी, मगर तुम आज ही जाओ, बेचारे वहां न जाने किस दशा में होंगे। तो यही तय रही ना। रतन मुंशी जी के कमरे में गई तो रमेश बाबू उठकर खड़े हो गए और बोले, आइए देवी जी, रमा बाबू का पता चल गया। रतन बोली, इसमें आधा श्रेय मेरा है। रमेश बोला, आपकी सलाह से तो हुआ ही होगा, अब उन्हें यहां लाने की फिक्र करनी है। रतन बोली,
जालपा चली जाए और पकड़ लाए, गोपी को साथ लेती जावे। आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है दादाजी? मुंशी जी को आपत्ति तो थी। उनका बस चलता तो इस अवसर पर 10-5 आदमियों को और जमा कर लेते। फिर घर के आदमियों के चले जाने पर क्यों आपत्ति नहीं होती, मगर समस्या ऐसी आ पड़ी थी कि कुछ बोल ही नहीं सके। गोपी कलकत्ता की सैर करने का ऐसा अच्छा अवसर पाकर क्यों खुश नहीं होता। विशंबर दिल में ऐंठ कर रह गया कि उसे नहीं ले जाते। विधाता ने उसे छोटा न बनाया होता तो आज उसकी यह हकल-तलफी न होती। गोपी ऐसे कहाँ के बड़े होशियार हैं, जहां जाते हैं कोई न कोई चीज खो आते हैं। हाँ, मुझसे बड़े हैं। इस दैवी विधान ने उसे मजबूर कर दिया। रात को 9 बजे जालपा चलने को तैयार हुई। सास ससुर के चरणों पर सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। विशंबर रो रहा था। उसे गले लगाकर प्यार किया और मोटर पर बैठी। रतन स्टेशन तक पहुंचाने के लिए आई थी। मोटर चली तो जालपा ने कहा, बहन, कलकत्ता तो बहुत बड़ा शहर होगा, वहां कैसे पता चलेगा? रतन बोली, पहले प्रजामित्र के कार्यालय में जाना, वहां से पता चल जाएगा। गोपी बाबू तो है ही। जालपा बोली, ठहरूंगी कहाँ? रतन बोली, कई धर्मशाले हैं, नहीं तो होटल में ठहर जाना। देखो, रुपए की जरूरत पड़े तो मुझे तार देना, कोई ना कोई इंतजाम करके भेज दूंगी। बाबूजी आ जाए तो मेरा बड़ा उपकार हो, यह मणिभूषण मुझे तबाह कर देगा। जालपा बोली, होटल वाले बदमाश तो नहीं होंगे? रतन ने कहा, कोई जरा भी शरारत करे तो ठोकर मारना, बस कुछ पूछना मत, ठोकर जमा कर तब बात करना। कमर से एक छुरी निकालकर रतन ने उसे दी और कहा, इसे अपने पास रख लो, कमर में छिपाए रखना। मैं जब कभी बाहर निकलती हूं तो इसे अपने पास रख लेती हूँ, इससे दिल बड़ा मजबूत रहता है। जो मर्द किसी स्त्री को छेड़ता है उसे समझ लो कि पल्ले सिर का कायर, नीच और लंपट है। तुम्हारी छुरी की चमक और तुम्हारे तेवर देखकर ही उसकी यह गना हो जाएगी, सीधा दुम दबाकर भागेगा। लेकिन अगर ऐसा मौका आ ही पड़े जब तुम्हें छुरी से काम लेने के लिए मजबूर हो जाना पड़े तो जरा भी मत झिझकना, छुरी लेकर पील पड़ना। इसकी बिल्कुल फिक्र मत करना कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, जो कुछ होना होगा हो जाएगा। जालपा ने छुरी ले ली पर कुछ बोली नहीं। उसका दिल भारी हो रहा था। इतनी बातें सोचने और पूछने की थी कि उनके विचार से ही उसका दिल बैठा जा रहा था। स्टेशन आ गया। दलियों ने असबाब उतारा, वो पे टिकट लाया। जालपा पत्थर की मूर्ति की भांति प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही, मानो चेतना शून्य हो गई हो। किसी बड़ी परीक्षा के पहले हम मौन हो जाते हैं, हमारी सारी शक्तियां उस संग्राम की तैयारी में लग जाती है। रतन ने गोपी से कहा, होशियार रहना। गोपी इधर कई महीनों से कसरत कर रहा था। चलता तो मुड्डे और छाती को देखा करता, देखने वालों को वह ज्यों का त्यों मालूम होता है, पर अपनी नजर में वह कुछ और ही हो गया है। शायद उसे आश्चर्य होता था कि उसे आते देखकर क्यों लोग रास्ते से नहीं हट जाते, क्यों उसके डील डॉल से भयभीत नहीं हो जाते। वो अकड़ कर बोला, किसी ने जरा ची चपड़ की तो तोड़ दूंगा। रतन मुस्कुराई, ये तो मुझे मालूम है, सो मत जाना। गोपी बोला, पलक तक तो झपकेगी नहीं, मजाल है कि नींद आ जाए। गाड़ी आ गई। गोपी ने एक डिब्बे में घुसकर कब्जा जमाया। जालपा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो बोली, बहन, आशीर्वाद दो कि उन्हें लेकर कुशल से लौट आऊं। इस समय उसका दुर्बल मन कोई आश्रय, कोई सहारा, कोई बल ढूंढ रहा था, और आशीर्वाद और प्रार्थना के सिवा वह बल उसे कौन प्रदान करता? यही बल और शांति का वह अक्षय भंडार है
जो किसी को निराश नहीं करता, जो सबकी बाह पकड़ता है, सबका बेड़ा पार लगाता है। इंजन ने सीटी दे दी। दोनों सहेलियां गले मिली। जालपा गाड़ी में जा बैठी। रतन ने कहा, जाते ही जाते खत भेजना। जालपा ने सिर हिला दिया। अगर मेरी जरूरत मालूम हो तो तुरंत लिखना, मैं सब छोड़ के आ जाऊंगी। जालपा ने फिर से सिर हिला दिया। रास्ते में रोना मत। ये सुनकर जालपा हंस पड़ी। गाड़ी चल दी।